Good afternoon, everyone. Sir, Yes, बोलो. I hope. sir, your voice is breaking. Okay. So, uh, guys, we'll be starting with our today's lecture. Last time हम लोगों ने जो complete किए थे topics, वो same आज हम लोग continue करेंगे. And before I start, I just wanted to inform you about the internal syllabus. So, our internal syllabus is till this point. That is till page number 93. From requirement engineering process, we don't have anything for internals. So that's your 1.5 unit. Till page number 93 from this notes we supposed to read. Okay, for our internals. I hope this is clear. And किसी को कोई doubt है then let me know. हम लोग इंटरनल का जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसके स्पेसिफिक अगर कुछ डाउट्स है तो बताओ, तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे. Questions are going to be MCQs only. No any changes. We are still talking about online exams only. So MCQs ही आएंगे बेटा. Okay. And हाँ, uh, Ritika, yeah, tell me what doubts you have. Sir, I had doubt in agile. हाँ, पेज नंबर बताओ, which topic exactly, because अजाइल हम Sir, लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है ना. टॉपिक नंबर, रितिका, यूनिट 1 और यूनिट 2. sir. Oh, यूनिट 1 and page number. And any other student got any doubts? बताओ मुझे. हम लोग वो डिस्कस करके then we'll continue with our today's theory lecture. And this agile development. Okay, page number 60. हाँ, agile method, software maintenance. Okay, plan driven and agile development. Okay, so we'll just quickly revise it. So देखो, in plan driven and agile process difference क्या होगा? As name suggests, we have something which is called as plan driven and something which is called as an agile process. As you can notify from this diagram, we have two processes. एक जहाँ पे we are following a standard, rules or standard protocols. Okay, just one. So when we talk about plan driven, in plan driven we basically talk about a standard process. So we'll just quickly finish up this part. Sorry for the disturbance. Okay, so we have a standard planning development process. अब ये स्टैंडर्ड प्लान बेस्ड डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या होगा? वी आर वेरी स्पेसिफिकली वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड SDLCs प्लस STLCs, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड टेस्टिंग लाइफ साइकिल. लाइक यहाँ पे आपका आपका वी मॉडल है, तो यहाँ पे क्या होगा? वी हैव रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, देन वी हैव सिस्टम डिज़ाइन, देन वी हैव आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, देन वी हैव डिटेल डिज़ाइन. उसके बाद में यहाँ पे कोड आएगा, देन वी हैव यूनिट टेस्ट, देन इंटीग्रेशन टेस्ट, देन आपका ये सिस्टम टेस्ट आएगा, देन एक्सेप्टेंस टेस्ट विल बी कमिंग हियर. तो ये क्या हो गया? हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वे प्रोसेस में जो टाइमलाइन हम लोगों को यहाँ पे SDLC में जो भी स्टैंडर्ड SDLCs हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो STLCs हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसमें एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है एंड आपको वो गाइडलाइंस बहुत प्रॉपरली फॉलो करना है. वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू इट. ओके, सो यहाँ पे ये जो अगर आप पार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे वही बोला है, वी हैव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग. देखो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर. इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वी हैव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें हम लोग के वापस 4 पार्ट आएंगे: इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी. सो ये आपके 4 फिजिबिलिटी टाइप्स हो गए. ये सारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आया. ये फॉलो करने के बाद में विल डिफाइन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जिसके बेस के ऊपर डिजाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस चलेगा.
एंड उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन में अगर रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंजेस होते हैं या अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें अगर कहीं पे कोई चेंजेस है, कोई कंफ्यूजन है, कोई गैप्स है, तो उसके लिए अगेन विल गो फॉर अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. ओके, the most secure and a shortcut way will be following in agile development. So that is the main difference here. So यहाँ पे मैं एक standard approach follow करूँगा and as per that standard approach जो भी rules रहेंगे those all rules we will be following here. Plan based मतलब हम लोगों को बोला है कि ओके 10 days are provided for requirement gathering and analysis, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. देन उसके बाद में वी हैव सम टाइम प्रोवाइडेड फॉर डिज़ाइनिंग, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. नाउ इफ वी गॉट ओनली 15 days फॉर डिज़ाइनिंग, आई कैन नॉट इन्वेस्ट 25 और 30 days. दैट्स अ प्रॉब्लम हियर. ठीक है, अब अगर ऐसा किया तो क्या होगा, वील गेट अ लेस टाइम फॉर कोडिंग, और अगर कोडिंग में अगर हम लोगों ने इनफ टाइम लिया तो विल गेट अ लेस टाइम फॉर टेस्टिंग. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्लान ड्रिवन. मतलब इफ एनीथिंग नॉट गोज एज पर द प्लान, तो आगे के आपके सारे प्रोसेस जो है वो या तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे, है ना, एंड एट द एंड आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो भी लेट हो जाएगा. सो व्हाट सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज कि हम लोग यहाँ पे अजाइल डेवलपमेंट फॉलो करेंगे. So as per agile development, at any point of time, if we think कि something we can do in a shortcut manner, तो हम लोग वो कर पाएंगे. कहीं पे अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है तो मैं वहां पे डाइवर्ट करके कोई दूसरे प्रोसेस को मैं शॉर्टकट वे में कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा. एंड दिस कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ, वी कैन से कि मेरे पास पास्ट प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन अप्लाई सम और दी अदर शॉर्टकट्स, और वी हैव डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर डोमेन, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे होगा. दैट्स व्हाट वी मीन बाय डिफरेंस बिटवीन द प्लान बेस्ड एंड द अजाइल प्रोसेस. Sir, which is more efficient? Mainly Agile. if we are talking about developing a project for the very first time, okay, so वो टाइम पे we should have an in detail और in depth knowledge about the development things. So अगर आप देखो कि if you are developing, you don't have much experience, then agile is not I can say suitable for you. But if we have enough experience of 2, 3 or 4 years, then agile is more suitable compared to a plan based approach, because we know everything in and out. So if we are developing or if we are new to some technology, और हम लोगों ने ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स अगर पहले नहीं बनाए, तो प्लान बेस्ड अप्रोच इज वेरी मच सूटेबल. बट अगर मैंने ऑलरेडी 10 कॉलेज के लिए कोई एक प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन द 11th प्रोजेक्ट ऑफ अ सिमिलर नेचर, agile process. Or else if some standard process are not suitable for the advanced development process, तो वो टाइम पे हम लोग agile पे जाएंगे. Clear? Okay, so सर बिगनर के लिए प्लान बेस्ड डेवलपमेंट करना है. Yes, exactly. अगर बिगिनर्स है, हम लोग को इन डिटेल नॉलेज नहीं है डेवलपमेंट्स का, तो वो टाइम पे प्लान बेस्ड इज द बेस्ट सूटेबल फॉर अस. अजाइल में क्या होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करेंगे हम लोग. तो आपने पहले प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनाया, तो अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट्स अगर आपको बताऊंगा, आपको उसका इन डिटेल नॉलेज ही नहीं है, तो क्या होगा, पार्शियल नॉलेज आएगा. तो वो प्रोजेक्ट पे तो आपने काम कर लिया, बट अगर सेकेंड प्रोजेक्ट जब अगर मैं आपको दूंगा ना, उस पर आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. सो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बेस्ड आर मोर सुपीरियर और मोर सुटेबल फॉर सम प्रोजेक्ट्स जो आप बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या वो डोमेन के प्रोजेक्ट्स आपने पहले नहीं किए. लाइक मैंने कभी भी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, या मैंने कभी कोई हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो वो मेरे लिए नया है. दैट्स अ न्यू वर्किंग एनवेलप इज अ न्यू फॉर मी. आई डोंट हैव एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्या करूंगा, आई विल बी फॉलोइंग दिस पैटर्न प्लान बेस्ड. एग्जैक्टली हर एक प्लानिंग से चले गए तो हम लोग का प्रोजेक्ट सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो गए. लेकिन अगर मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वो प्लानिंग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस. सो मैं डायरेक्टली अपने हिसाब से विच एवर वे इज सूटेबल टू मी, उसके हिसाब से अगर मैं करूँगा, दैट्स अ डायनेमिक वन. वो आपका अजाइल डेवलपमेंट होगा.
So I hope this is clear to everyone. Yes, sir. And I want to ask you, sir, extreme programming, it is important for means Extreme for program, the हाँ बोलो. It is important for. very important for the newcomers, or it is which is used we can use in 2-3 years after back. बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग वेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज आई कैन से कि आई कैन यूज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, बट हाँ न्यू कमर्स के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग न्यू कमर्स के लिए कब सूटेबल रहेगा, जब आपने ही वो प्रोजेक्ट बनाया और उसी के ऊपर अगर आपको और मैं वर्कआउट करने बोल रहा हूँ. अगर आपने वो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, उसके ऊपर अगर मैं आपको वर्कआउट करने बोल रहा हूँ, तो फिर तो वहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा, कोई एक सिस्टम या प्रोजेक्ट को या सॉफ्टवेयर को और एफिशिएंट बनाना, उसको और उसका एक तो रिलायबिलिटी इंप्रूव करना. रिलायबिलिटी इंप्रूव करने का मतलब है कि अगर कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम अगर एरर आ रहा है तो आप पहले से यूजर्स को बता देंगे. इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स ओके, we have a banking software, or else we have हाँ let's take an example of a banking software. अब उसके ऊपर मैं reliability कैसे mention करूँगा. तो सबसे पहले तो आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो अगर मैं उसको कोई एक ऐसे कंप्यूटर पे ओपन कर रहा हूँ या ऐसे ब्राउज़र पे ओपन कर रहा हूँ जिस पे सिक्योरिटी लेवल वीक रखा हुआ है सेटिंग्स में, तो आपका जो मोबाइल बैंकिंग या जो ऑनलाइन बैंकिंग का साइट है वो सबसे पहले आपको नोटिफाई करेगा, लाइक फ्रॉम द कंप्यूटर और अ डिवाइस यू आर ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट इज नॉट अ सिक्योर वन और इट इज नॉट द प्रिफर्ड वन एज पर द स्टैंडर्ड रूल्स. सो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि आप कोई एक प्रोसेस या कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है, वो आपके अकाउंट सिक्योरिटी के लिए सूटेबल नहीं है. एंड उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो, इट्स अप टू यू, ठीक है. बिकॉज अगर मुझे पता है कि ओके अगर मैं अपने कंपनी के कंप्यूटर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कोई XYZ की वजह से वहां पे वीक है, तो वो टाइम पे वी कैन से कि हम लोग जो भी अगर कुछ वहां पे ट्रांजेक्शन करने की ट्राई करेंगे वो सिक्योर नहीं है ऑफ कोर्स. सो वो एक पॉइंट हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि हम लोग वहां पे अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे. अवेलेबिलिटी का मतलब क्या रहेगा, अगर मैं कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम कोई एक ट्रांजेक्शन करने की ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट ट्रांजेक्शन शुड हैपन फ्रॉम देयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो प्रॉपर नहीं हो रहा है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए. जैसे आप देखो कि अगर मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ एंड इफ आई ट्राई टू पे माई बिल यूजिंग अ गूगल पे, अब मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन वो फाइनली वहाँ पे जो मेरा बिल पेमेंट था वो हुआ नहीं, वो फेल हो गया. तो आप देखो ये गूगल पे आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस होता है, तो आपको इमीडिएटली गूगल पे के साइड से नोटिफिकेशन आता है कि योर ट्रांजेक्शन और अ पेमेंट ऑफ दिस बिल इज फेल्ड एंड इफ मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट देन इट विल बी रिफंडेड विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्रॉब्लम हुआ भी है तो वो वापस रिटर्न आ जाएंगे. ये रिलायबिलिटी होता है. सर ऐसे नहीं, मतलब अगर डेबिट हो गए तो तुरंत नहीं आता, मतलब टाइम लेता है थोड़ा. हाँ, बिकॉज उनके बैकएंड में टीम रहेंगे ना जो बैकएंड में वेरीफाई करेंगे कि ये यस सर. हुआ है, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है क्या. डेबिट होने के बाद में इट माइट पॉसिबल कि गलती से हम लोगों को नोटिफिकेशन आ रहेगा कि बिल पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट हुआ है. तो आप देखो यस सर, बैंक से पैसे डेबिट हो गए. हाँ. सो अगर मैंने कोई पेमेंट कर दिया, मेरा 5,000 का पेमेंट था, पेमेंट सक्सेस हो रहा है और फिर भी गूगल पे के साइड से अगर मैसेज आ रहा है कि पेमेंट जो है वो सक्सेस नहीं हुआ है एंड मेरे पैसे भी अगर रिटर्न आ रहे हैं, तो मेरा तो बेनिफिट हो गया ना. एंड लॉस किसका हुआ, गूगल पे का हुआ. तो इसके लिए दे विल फर्स्ट वेरीफाई एंड फॉर दैट वेरिफिकेशन ओनली दे टेक्स दिस टाइम. सो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. देन सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल पे टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, सो हमेशा अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाता है. अभी के टाइम पे अगर आप पेमेंट भी करते हैं ना तो वहां पे नीचे लिख के आता है कि सिक्योर वे में आपका ट्रांजेक्शन कर रहा है. यस सर, यस.
देन रिलायबिलिटी का और एक एग्जाम्पल क्या हो गया कि हम लोग अभी लोगों को रिमाइंड करा रहे हैं. सो आप देखो कि गूगल पे जब स्टार्ट हुआ था तो उसने बेसिक सिर्फ पेमेंट फैसिलिटी डाला था. धीरे धीरे वो बिल पेमेंट, रिमाइंडर, क्यूआर कोड स्कैनिंग. अब देखो पहले जो क्यूआर कोड्स आपके आते थे तो पेटीएम के लिए अलग रहते थे, गूगल पे के लिए अलग रहते थे. नाउ वी हैव अ कॉमन क्यूआर कोड, जिससे आप पेटीएम या जो भी यूज करो उससे आप वो कॉमन क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो. दैट्स अनदर बेनिफिट. तो ये क्या हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. तो अगर फ्रेशर कोई है तो वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पे वर्कआउट नहीं कर सकता सीधे सीधे, क्योंकि पहले तो एक सॉफ्टवेयर बनाना ही उसके लिए बड़ी बात है, एंड वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद में उसको और बेटर करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ फ्रेशर्स और अ पर्सन विद लेस एक्सपीरियंस. सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ट्राई करना है, चेक करना है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्शन बनाना है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, एंड वो एक्सपीरियंस वो आपके प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज करे, जिससे आपके प्रोजेक्ट को वो और एफिशिएंट बना सके. फॉर एग्जाम्पल गूगल पे कैन टेक द हेल्प, और दे कैन वेरीफाई देमसेल्स, और दे कैन मेजर देयर सर्विसेज बाय कंपेयरिंग देम और एनालाइजिंग देम और देयर यूजेस इन डिफरेंट प्लेसेस और इन डिफरेंट कंट्रीज, जिसके बेस के ऊपर वो खुद को हर एक जगह पे और बेटर बनाने की ट्राई करेंगे, या रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से बेटर बनाने की ट्राई करेंगे. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, अ वेरी सिंपल वन. Yes, sir. Okay, sir. In Unit 2, I was to ask which are the main things we can learn. Actually, there are many theory. So, will you just give the topics of that so we can learn for the exam? एग्जाम के लिए मैंने बोला ना, पेज नंबर मैंने डायरेक्ट बता दिया है, टिल पेज नंबर 93 वी हैव टू रीड ऑल द थिंग्स, वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर. Everything. हाँ, पेज नंबर 93 तक. तो अब उसमें से, हाँ अब उसमें से मैंने सारे जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्ड करके भी रखे हुए आपको दिए है. यू कैन जस्ट रिविजिट दोज लेक्चर्स एज वेल फॉर अ क्विक रिविजन. उसके बाद यू कैन रीड आउट दोज नोट्स, और वो मैंने लेक्चर में हर एक पॉइंट नोट्स के जो भी है वो बहुत डिटेल में बताया. एमसीक्यूज ट्रिकी होंगे, तो जो हम लोग कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो आंसर्स आएंगे. डोंट एक्सपेक्ट कि नोट्स के अंदर कोई एक लाइन है वही मैं उठा के कॉपी पेस्ट करूंगा और उसी में से 4 ऑप्शन डालूंगा. इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज. तो अगर कहीं पे लैंग्वेज चेंज होकर कुछ आ रहा है आपको चीजें, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. सो इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर तो एमसीक्यूज बहुत इजीली क्लियर होंगे. ठीक है Sir, will you give example or demo? हाँ, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सो अगर मैं अभी वहाँ पे डेफिनेशन या ये कुछ नहीं दूंगा, आई जस्ट से कि ओके वी हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे मैंने गूगल पे का एग्जांपल दिया, सो आई जस्ट राइट वन स्टेटमेंट दैट गूगल पे कीप ऑन वर्किंग, और गूगल पे इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली टू इम्प्रूव द क्लाइंट परफॉर्मेंस. They are working on improving the reliability, then improving the performance as well as improving the security. So continuously, if some companies from the years and years, if they are working on something, then this type of performance or this type of a working is called as extreme programming. And बाकी के 3 और examples options दे दूंगा, so you should be able to answer it. ठीक है, तो ऐसे आपके एमसीक्यूज आएंगे. और एल्स ऐसे कि अगर हम लोगों को एक गेम बनाना है और उसके लिए कुछ ऑप्शंस है मेरे पास, तो वो टाइम पे वेदर वी विल बी फॉलोइंग अ प्लान बेस्ड अप्रोच और अजाइल प्रोसेस. सो मैं अगर प्लान बेस्ड अप्रोच बोलूंगा तो हर किसी में एक स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम है. अब मेरे पास पार्शियल रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर एसडीएलसी में से मैं कौन सा मॉडल यूज कर सकता हूँ. सो ये एज पर आपके नॉलेज होगा. सो कभी कभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओके वी कैन गो फॉर प्लान बेस्ड और अजाइल, या प्लान बेस्ड एंड अजाइल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और एनी वन. ऐसे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वो आपको अपना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो आंसर्स होंगे. ठीक है, सो वहाँ पे डेफिनेशन जैसा बुक में दिया है वैसा ही सेम क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वैसा नहीं होगा, कॉमन सेंस के ऊपर होगा. हाँ, और कोई आपके एमसीक्यूज बहुत सिंपल भी होंगे, लाइक इफ आई से कि ओके एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर
या फिर विच इज द मोस्ट ओल्डर एंड द स्टैटिक SDLC मॉडल, सो वी कैन से दैट्स अ वाटरफॉल। सो ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपको नोट्स में ये वर्डिंग नहीं मिलेंगे। ये हम लोगों ने समझे है कि वाटरफॉल इज द ओल्डेस्ट वन और सबसे ज़्यादा स्टैटिक एंड रिजिड है, मतलब उसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। रिजिड समझते हैं, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने समझा था ना कि वाटरफॉल हम लोग हर साइड पे यूज़ नहीं करते। अगर मेरे पास एक साथ सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं है और अगर मेरे पास क्लैरिटी नहीं है और बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो टाइम पे ऑफकोर्स हम लोग वाटरफॉल फॉलो नहीं करेंगे। सो लेट्स सपोज इफ आई गिव एन MCQ कि वी हैव वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर प्रोवाइडेड एट वंस फ्रॉम द क्लाइंट एंड, like our TY project, then which model I can go with? An iterative or a waterfall or iterative model where there is a multiple iterations of waterfall. तो whatever suits you best वो आप अपने हिसाब से देखोगे ना, तो वहाँ पे कोई एक ही आंसर करेक्ट रहेगा, मल्टीपल आंसर्स नहीं रहेंगे। ABC 4 में ABCD उसमें से एक ही आंसर करेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि A और B दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं होगा जो नॉर्मल आपके MCQ पैटर्न्स आते हैं। हाँ, लेकिन लॉजिकल रहेंगे, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, एनी अदर डाउट्स? सर इंटरडिसिप्लिनरी मूवमेंट वो था ना, वो यूट्यूब का। ओके, पेज नंबर कौन सा है बताओ मुझे एक बार। पेज नंबर इज सो ऑन पेज नंबर 75 कहाँ पे? सर अबव द डायग्राम। हाँ, ये सिस्टम इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट, यस सर। अरे ओके, ये वाला। तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग हियर कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टुगेदर, तब जाके कोई एक हम लोगों का जो सर्विस है या कोई एक हम लोगों का जो टारगेट्स फैसिलिटी है वो अचीव होगा। लाइक इन दिस सिस्टम वी हैव मल्टीपल थिंग्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर। लाइक सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ रहा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कोडिंग एंड एवरीथिंग। Everything is included here, logical part. Then इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होगा। लाइक अभी यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे एक अलार्म टाइम सिस्टम है। सो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये जो अलार्म है वो बेल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब अलार्म जो है वो कोई ना कहीं एक लाइट सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया। कोई एक बेल कनेक्टेड रहेगा, मैकेनिकल पार्ट हो गया। आप इसका नोटिफिकेशन या इसका सेटिंग चेंज करने के लिए कोई ना कोई एक डिस्प्ले यूज करेंगे, दैट इज यूजर इंटरफेस। तो एक मॉनिटर से वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन मॉनिटर इट, वी कैन चेंज इट और वी कैन अगेन टेस्ट इट कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। आपका जो एक मेन आर्किटेक्चर रहेगा, बिल्डिंग लेआउट रहेगा, आपका जो पर्पस काम रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे चीज़ें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई होगा वापस, वहाँ पे कोई दूसरे पार्ट्स हम लोगों को ऐड करने के लिए। आप अलग से कोई अपने वाटर टैंक्स बनाएंगे, जिसको आप ये जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ कनेक्टेड रखेंगे। तो अगर सॉफ्टवेयर के साइड से अगर कमांड जाएगा तो ये वाटर टैंक जो आपने अपने बिल्डिंग में बनाया और उसके साथ जो स्प्रे कनेक्टेड रहेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे जो है ना, ये हम लोगों के मल्टीपल चीज़ें आर कनेक्टेड टुगेदर टू अचीव वन एम। और ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा फायर डिटेक्शन अलार्म है। तो ये क्या करेगा, जब कभी अगर फायर डिटेक्ट होगा ये अलार्म एक्टिवेट होगा, यही सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो फिर जहाँ पे भी अगर जो भी रूम में या जो भी प्लेस पे फायर है वहाँ पे ये वाटर स्प्रे स्टार्ट कर देगा, जब तक अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता है तब तक। तो उससे आप अपना लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या बोला कि जब अगर हम लोग रियल लाइफ में अगर यूज़ कर रहे हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर आपको काम में नहीं आ रहा है, सिर्फ हार्डवेयर काम में नहीं आ रहा है, उसके साथ में सिविल इंजीनियरिंग आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। सो बहुत सारे लोगों के अपने सर दिस इज द कोर ऑफ कोडिंग, राइट? मेकिंग अ सॉफ्टवेयर। ये दिस इज वन पार्ट, सॉफ्टवेयर इज वन पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम को साथ में वर्कआउट करने के लिए बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी रहेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी रहेंगे। इलेक्ट्रिकल मतलब विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट।
देन मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, देन यहाँ पे हम लोग कोई डिज़ाइंस बना रहे हैं वो होगा, बिल्डिंग हम लोग जो बना रहे हैं उसकी डिज़ाइंस रहेंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन में आएगा। तो ये सब जब उनके सारे एफर्ट्स जब कंबाइन होंगे तब जाके हम लोग का कोई तो एक एम जो है वो सेटिस्फाई होगा। सो इंटरडिसिप्लिनरी में हमेशा सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे, सॉफ्टवेयर के साथ में हार्डवेयर, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग साथ में काम करेंगे। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर। सो आज के टाइम पे भी इफ़ वी हैव एटीएम मशीन, तो वो एटीएम मशीन पे सिर्फ एक कोई सॉफ्टवेयर उस पर एस्टैब्लिश करने से काम नहीं चल रहा है। वी हैव अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर दोज एटीएम मशीन्स। वी हैव मैकेनिकल सिस्टम्स जो वो एटीएम्स को सिक्योर बना रहे, स्ट्रॉन्ग बना रहे, सो दैट कोई इजीली उसको ब्रेक ना कर सके। तो वहाँ पे क्या आएगा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट आएंगे, बिकॉज वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होंगे। सो अगर मैं वहाँ पे कोई एक बटन प्रेस करूँगा, कोई पासवर्ड एंटर करूँगा, तो वो जो नीचे जो हम लोग करेंसी रखने का जो ट्रे है वो बाहर आएगा, उसमें वेरिफिकेशन होगा। तो आप देखो कि अलग अलग सिस्टम्स जो है वो काम करेंगे। देन उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैमरेज फिक्स कर रहे हैं। सो अगेन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आएगा, सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो चलेगा, और वो वापस आपके मोबाइल पे या सर्वर पे रिकॉर्ड होगा। यूजर्स एटीएम पे आ रहे हैं तो उनको इंटरफेस मिल रहा है। देन सिविल इंजीनियरिंग मतलब आप कोई एक रूम को सिक्योर बना रहे, एसी की ज़रूरत है तो वो आप वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। सो आप देखो कि अगर एक एटीएम अगर चल रहा है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं चल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें साथ में जब अपना खुद का एफिशिएंट वे में अगर वर्किंग देंगे, देन ओनली वी कैन अचीव इट। So that's what we are trying to discuss here. Sir, ATC system engineering is something हाँ where वो आई थिंक क्या उसका कुछ तो फुल फॉर्म है। वी डोंट नीड द फुल फॉर्म, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। आप एग्जाम में और भी कुछ लिख सकते हो, एनी टाइम ट्रैकिंग सिस्टम या ऐसा कुछ रहेगा या और कुछ रहेगा, आई डोंट रिमेम्बर। तो हम so sir, लोग this is a आराम से process of engineering how to make a software or like that. हाँ मतलब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ें कंबाइन आ रहे हैं, सारे इंजीनियरिंग्स कंबाइन आ रहे हैं, तब जाके हम लोग का कोई एक टास्क फुलफिल हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों का यहाँ पे एक अलार्म डिटेक्शन सिस्टम है, अलार्म ट्रैकिंग सिस्टम या अलार्म ट्रैकिंग सर्किट है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। सो उसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैकेनिकल पार्ट, सिविल पार्ट कंबाइन आ रहे हैं। सो वो इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मैकेनिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे चेंज होंगे, उसके साथ में आपको सॉफ्टवेयर में भी कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे। सो वी माइट बी हैविंग एन अलार्म सिस्टम जो जावा के साथ प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेकिन वो पाइथन के साथ प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट में, वो अलार्म को कंट्रोल करने के लिए या वो बेल रिंग हो, इसके लिए आप जावा से पाइथन में कोडिंग करेंगे। सीसीटीवी मॉनिटरिंग आपको कैप्चर करके सर्वर पे सेव करना है, तो सीसीटीवी कनेक्ट करना और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ गया। लेकिन कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से उसको कंट्रोल करना और सर्वर पे डेटाबेस में उसके रिकॉर्डिंग्स टेम्पररी या परमानेंटली जो भी है वो स्टोर करना, ये आपका सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ गया। तो वो टाइम पे हम लोग अगेन कोई अलग से हम लोग के सिस्टम्स इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए, या अलग से कोडिंग लिखेंगे हम लोग, जिसके थ्रू ये सेम काम हो सके, फेच आउट हो सके सम इंफॉर्मेशन और वहाँ पे हम लोग भेज सके। तो अगेन ये आपका इन्वॉल्वमेंट आ गया। Sir, if you see on page number 73, there are words are repeated, or it is correct or it is wrong. Means नहीं नहीं, what is that? वो वर्ड जो रिपीट हो रहा है ना वो रिपीटेशन 73 हटा page देना है। emergent properties. हाँ ये रहा ना, हाँ आई नो, यहाँ पे वो वर्ड्स रिपीट हो रहा है तो उसको हटा के जो सिंगल सिंगल वर्ड्स दिए हुए हैं ना वही आपको ऐड करना है। अच्छा, okay, जैसे sir. बाइसिकल वाले में वो रिपीट हो रहा है ना, आई नो, तो वो सेम आपको Yes, हटा sir, देना है। above the table. हाँ हाँ, तो वो आपको हटा के वो एक ही बार लिखना है, वो मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया। Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट्स? No, sir, that's it. Thank you, sir. Okay. So we'll be meeting back for our next lecture, that is on 4th March. So if you have any doubts related to internal, you can ask on that time. That is on 4th March. चलो आज का लेक्चर अभी कंटिन्यू करते हैं। सो कल हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
एज यू कैन सी हियर वी वेर ऑन एथनोग्राफी. एथनोग्राफी का मतलब वहाँ का एथनिसिटी कल्चर होता है और उसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करेंगे. ये पॉइंट्स होते हैं. रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम लोगों ने समझा था कि रिक्वायरमेंट रिव्यू करेंगे, उसके प्रोटोटाइप बनेंगे और उसके हिसाब से हम लोग उसके टेस्ट केसेस बनाएंगे. एंड ये पॉइंट पे मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया था. इफ यू आर एबल टू मेक अ टेस्ट केसेस फॉर समथिंग, फॉर वी कैन से फॉर सम सॉफ्टवेयर बिफोर डेवलपिंग इट, तो ही आप उसको प्रॉपरली अपने उसके रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली समझे. ये उसका मतलब होगा. इफ यू आर नॉट बी एबल टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर टेस्ट केसेस, दैट मीन्स आपको खुद को ही वो रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं समझा है. गेटिंग? सो इफ यू आर एबल टू डेवलप अ टेस्ट केस टेबल, तो इसका मतलब होगा कि आपने प्रॉपरली समझ लिए चीज़ों को. लेकिन अगर आप वो टेस्ट केस टेबल नहीं बना पा रहे हो, मतलब आपने वो चीज़ों को प्रॉपर समझा नहीं है. टेस्ट केसेस के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे, एक आध अगर वापस देख ले. एंड हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये टेस्ट केस टेबल्स जो है उसको हम लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं. सो अगर मेरा सॉफ्टवेयर का टाइप चेंज होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं जो टेस्ट केसेस बनाऊंगा वो भी चेंज होगा. विल जस्ट चेक हियर टेस्ट केसेस. सो विल जस्ट हैव ए लुक एट हियर टेस्ट केसेस. व्हाट इज टेस्ट केस, ये सब दिया हुआ है. डायरेक्टली अगर हम लोग एग्जाम्पल पे जाए, हाँ देखो, इन टेस्ट केस वी हैव दिस एग्जाम्पल. अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें बताया क्या है, ध्यान से देखो. आई होप दिस टैब इज विजिबल एवरीवन. हेलो? यस सर. ओके. सो यहाँ पे आपको बताया क्या है, देखो सबसे पहले तो वी आर डेवलपिंग अ टेस्ट केस टेबल फॉर अ लॉगिन, जहाँ पे लॉगिन चेक करना है. सो व्हाट थिंग्स वी हैव, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. अब उसका टेबल कैसे बनेगा? सो यहाँ पे देखो आपको टेबल टेस्ट केसेस दिए, टेस्ट केस 1, टेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट डेटा. क्या एंटर करेंगे, 3 चीज़ें प्रोवाइड की है. सो लाइक फर्स्ट स्टेप क्या है, अ सिंपलेट टेस्ट केस क्या रहेगा, चेक रिस्पॉन्ड व्हेन लॉगिन ईमेल आईडी इज एंटर्ड. सो अगर वैलिड ईमेल आईडी अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो मुझे लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं. ये फर्स्ट टेस्ट केस हुआ. सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिखा, चेक द रिस्पॉन्स व्हेन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज एंटर्ड. और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्या एंटर करेंगे, हम लोगों ने डमी एक एग्जांपल दिया हुआ है, इनकरेक्ट वन और अ करेक्ट वन, वॉट एवर माइट बी द केस. सो यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग अ टेस्ट केस टेबल नाउ. तो टेस्ट केस टेबल में हम लोगों ने क्या बोला, चेक रिस्पॉन्स व्हेन वैलिड ईमेल आईडी इज एंटर्ड एंड पासवर्ड, वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज एंटर्ड. तो स्टेप 1 हम लोगों ने क्या लिखा, एंटर ईमेल आईडी, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन इन, दिस आर द टेस्ट डेटा एंड नोटिफाई और चेक फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. ठीक है. सो देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हम लोगों का, लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल. अब जब मैं एक्चुअल में मैं ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर ये टेस्ट डेटा एंटर करके इफ आई ट्राई टू चेक फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट अगर सेम आ रहा है, सो इफ माई एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. If actual result and expected result, if both these results are matches with each other, that means my test is pass. अगर expected results के बेस के ऊपर actual result अगर मैच नहीं कर रहा है, then my result is failed. और else हम लोगों का टेस्ट कोई प्रोसेस में है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे in process for now. So ऐसे हम लोग हर एक के लिए expected result वाला टेबल बनाएंगे. एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हम लोगों ने प्रोवाइड किया रहेगा कि ओके अगर मैं ये कुछ डेटा अगर एंटर कर रहा हूं, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. और आप सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे और वो बनने के बाद में ये जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे वो अगर यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू अगेन वर्क ऑन इट. सो ऐसा आपका ये टेबल बनता है. इसको हम लोग टेस्ट केस टेबल बोलते हैं. आई वॉन्ट यू टू जस्ट नोट डाउन दिस टेबल क्विकली. जल्दी नोट करो. गिव द टाइटल टेस्ट केस टेबल फॉर लॉगिन. दिस इज ओनली रिक्वायर्ड. वो ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है कि कैसे हम लोग बना सकते हैं. सो दैट वन इज नॉट रिक्वायर्ड. ऐसा आपका टेबल बनेगा. एंड व्हेन वी क्रिएट द टेबल, तो एक्चुअल जो रिजल्ट है, जब आपका स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बेस के ऊपर जब आप अगर टेबल बनाते हैं, सो दिस कॉलम इज एम्प्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
ये कॉलम फिल कब होगा, ये एंड पास एंड फेल वाला कॉलम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद में ये वाला पार्ट आएगा. सो ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट पार्ट जब आप टेस्ट केसेस बनाएंगे तो आपके पास 3 कॉलम्स में डेटा रहेंगे. ये टेस्ट केस नंबर होगा, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और बाकी के ये 2 जो रहेंगे दोज आर द ब्लैंक वन, जिस पे हम लोग वेट करेंगे. डेवलपमेंट होने के बाद में उस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सर ओके. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस आपके अब देखो यहाँ पे व्हाई डू वी रिक्वायर्ड दिस टेस्ट केस नंबर्स. मेन रीजन ये होता है कि अगर आपको कहीं पे अगर कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच नहीं कर रहे, अगर ये आपका टेस्ट अगर फेल हो रहा है, तो ये टेस्टर्स जो है ना ये सेम डेवलपर्स को भेजेंगे ये डिटेल्स. तो वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे कि ओके टेस्ट केस नंबर्स, ठीक है, लाइक आई कैन से टेस्ट केस नंबर 101, देन 200, देन 205, देन 208. दिस आर द मेन टेस्ट केस नंबर्स जो फेल हो गए. और ये सेम फिर डेवलपर के पास जाएगा, ही विल वेरीफाई ऑन दिस टेस्ट केस नंबर्स. तो आपको पूरा डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ क्यों हुआ, आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है. वी कैन सिंपली जस्ट से कि ओके यहाँ पे ये वाले टेस्ट केसेस जो है दो टेस्ट केसेस आर फेल्ड, दैट्स इट. जल्दी नोट करो चलो. द ओनली टेबल, दिस टेबल ओनली वी सपोज टू ड्रॉ, दैट्स इट. बाकी ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ये हम लोग को जरूरी नहीं है. दिस इज हाउ द एक्चुअल टेबल वुड लुक लाइक. देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, वी हैव टेस्ट केस 1, यहाँ पे उसका आईडी प्रोवाइड किया हुआ है, देन टेस्ट सिनारियो बोला है, स्टेप्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो हम लोगों ने लिखे, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट. और एक्चुअल रिजल्ट फिर वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है देन इट्स फाइन, नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे रिजल्ट हैज फेल्ड, दैट्स इट. तो ये आपके कॉलम्स रहेंगे. कॉलम शुड बी वेरी वेल, आई मीन यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट कौन से कॉलम में क्या चीज़ें आएंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स व्हेन टेस्टर्स आर देयर टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, and if they are not very well aware about how we are going to test it, so for that reason we supposed to provide the steps as well. So if we are able to develop such test cases based on the requirement which we have gathered, that means we are very well clear or aware about all the requirements, and based on which we supposed to develop a software, we are aware about it. So इसको test case generation बोलते हैं. So developing a test for a requirement to check testability. If test is difficult or impossible to design for the requirement, means it's difficult to implement that requirement as well. So अगर आप ये test cases बना पा रहे हो, ऐसा table बना पा रहे हो, expected actual result and test पास हुआ या फेल हुआ वो तो बाद में आएगा, बट बाकी का टेबल अगर आप बना पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स मिले वो क्लियर है, आपने वो समझ लिया वो रिक्वायरमेंट्स, एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग अभी डेवलपमेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको वो नहीं समझा है, मतलब वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा. तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही वेरीफाई कर लेंगे, और एल्स विल निगोशिएट विद द क्लाइंट कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. ओके, गेटिंग? ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिक्वायरमेंट रिव्यूज. सो रिक्वायरमेंट रिव्यूज का बहुत सिंपल मतलब है, अब इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. विल टेक अ रिव्यू. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एज यू कैन रीड आउट हियर, द regular reviews should be held while the requirement definition is being formulated. Both client and a contractor staff should be involved in the reviews. Reviews may be formal, that means in the written manner. मैं ऑफिशियली आपको कोई ईमेल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करूंगा, एंड उसके बेस के ऊपर आप रिटर्न में मुझे रिव्यूज प्रोवाइड करेंगे. दैट्स गोइंग टू बी अ फॉर्मल वन. इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा कि हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, सो ये होगा. सो अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर, कस्टमर एंड यूजर कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम एट द अर्ली स्टेजेस. रिव्यू चेक्स वेरीफाई करो, बराबर है, रियलिस्टिकली आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि नहीं, बेस्ड ऑन टेस्ट केसेस. कॉम्प्रिहेंसिबल होने चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट्स आपको अगर समझे तो आप टेस्ट केस बना पाएंगे, अगर आपको नहीं समझे तो टेस्ट केस भी नहीं बनेंगे. देन ट्रेसेबिलिटी, इज द ओरिजिन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज क्लियरली स्टेटेड कि कहाँ से आया है, क्यों रिक्वायरमेंट आया है, और आपके प्रोजेक्ट में वो एग्जैक्टली कहाँ पे फिट हो रहा है वो. अडेप्टेबिलिटी, कैन द रिक्वायरमेंट बी चेंज्ड विदाउट द लार्ज इम्पैक्ट
और ऑन अदर रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स इफ आई एम अपडेटिंग वन मॉड्यूल, सो वो वन मॉड्यूल अपडेट करने के चक्कर में इफ वी आर मिसिंग आउट ऑन अ सेकेंड मॉड्यूल और वी आर मिसिंग आउट ऑन सम अदर मॉड्यूल, दैट मीन्स वी आर impacting the important functions which are present on our project. So while updating or uploading, sorry, not uploading, I mean while updating or clearly checking for the requirement of one module, the critical section of other module should not be compromised. For example, if I talk about we have something like a college system. So in a college system, if I say we have a student module and we have a professor module, अब दोनों में we have some or the other critical functions. In both we have some or the other critical functions. अब when you are adding some new functions in student module और in a professor module, तो आपके क्रिटिकल फंक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस, स्टूडेंट का रिजल्ट एंड स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस एंड whether student can submit their assignments online, they can communicate with professor, ये critical functions हो गए। तो अगर अभी मैं इवेंट्स, जो कॉलेज के इवेंट्स होते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें अगर ऐड कर रहा हूँ मैं, तो वो टाइम पे प्रोफेसर एंड स्टूडेंट के बीच में ये जो कॉमन कम्युनिकेशन पॉइंट्स मैंने बोले वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दोज क्रिटिकल फंक्शन, इफ आई कैन ऐड कॉलेज इवेंट पोर्टल और पार्ट ऑल्सो इन दिस टू मॉड्यूल, देन दोज आर प्रॉपर, है ना। तो ये लार्ज इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए ऑन द क्रिटिकल फंक्शंस ऑफ आर original project. Requirement management is a process of managing changing requirements during the requirement engineering process and system development. Requirements are inevitably incomplete and inconsistent. New requirements emerge during the process. अब यहाँ पे क्या बोला है, आप मोस्ट ऑफ आप छोटा सा कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, दैट्स डिफरेंट, बट व्हेन वी डेवलप और व्हेन वी वर्क ऑन अ लाइव प्रोजेक्ट, that definitely going to be some or the other requirements जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं मिला, some or the requirements which are missing और some of the requirements जहाँ पे gaps है। Now what we mean by gaps, हम लोगों ने last time पढ़ा था, like if I talk about a result generation system, so result generation system में क्या होगा, we have a different algorithm or a logic for BSc IT students, for BCom students। तो अब मेरा सॉफ्टवेयर रिमेन्स द सेम, बट द एल्गोरिदम विल चेंज एज एंड व्हेन स्ट्रीम गेट्स चेंज्ड ऑफ दैट स्टूडेंट। So the evaluation pattern is different for BCom and it is again different for BSc IT, which is again different for BMM, which is again different for BAF or BBI or junior college, that is junior college of science, commerce or arts. So यहाँ पे देखो कि हम लोगों का ये क्या हो गया, these are some inconsistent requirement। क्या आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट जनरेशन बोला है and they have just mentioned कि okay we have 750 marks of total papers, जिसमें से we have 250 mark का 500 mark we have theory and 250 mark that's for internal and some other practical work। लेकिन अगर बीकॉम में प्रैक्टिकल ही नहीं है, then how we are going to evaluate this? That's a big question। So वो अगर आप easily अगर आंसर कर पा रहे हैं, that means we are aware about something। सो रिक्वायरमेंट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे, आपको वेरीफाई करना है। सो न्यू रिक्वायरमेंट बिजनेस जैसे जैसे आगे जाते जाएगा वो खूब अपने बिजनेस में जैसे चेंजेस करते लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दालमिया कॉलेज राइट नाउ वी डोंट हैव सपोज MBA एंड इन फ्यूचर इफ कॉलेज एड्स MBA और PhD डिग्रीज हियर, सो जैसे PhD अगर ऐड होगा, MBA अगर ऐड होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें चेंजेस होंगे। और इफ आई ऐड MCA हियर, तो अगेन रिक्वायरमेंट्स आपके क्या हुआ, बिजनेस नीड्स चेंज हो गए, रिक्वायरमेंट में अपडेट होंगे, चेंज होंगे, आपको सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखो एंड उसके हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स देखो, और कहीं पे अगर कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो रहा है, इफ सम रिक्वायरमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द अदर रिक्वायरमेंट्स, तो हम लोग उसको प्रायोरिटी लिस्टिंग में डालेंगे, मतलब लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। तो आई कैन से प्रिंसिपल का लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस इज मोर, लेकिन यहाँ पे ऑफिस स्टाफ का लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस इज मोर, बिकॉज एट द एंड दे आर गोइंग टू वर्क मोर ऑन दिस सॉफ्टवेयर, नॉट अ प्रिंसिपल।
सो प्रिंसिपल के कोई फंक्शंस अगर प्रॉपर नहीं वर्क करे, इट्स फाइन, बिकॉज ऑन रेयरली on monthly or weekly basis he'll just review the reports which is provided, or reviews of the work done by office staff or a teaching staff. बराबर है. तो मेन आपको कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है उसको आप इंपॉर्टेंस दो. ऐसा नहीं होगा कि ओके प्रिंसिपल है तो उसके फैसिलिटी के लिए हम लोग बाकी जो हम लोगों के 100-200 एम्प्लॉयज है या स्टूडेंट्स है उनका काम डिफिकल्ट करेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज रिक्वायरमेंट चेंजेस. सो अब रिक्वायरमेंट चेंजेस में क्या बोला है, द प्रायोरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट में डिफर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू आर यूजिंग ओला ऐप, मैं सपोज अपने मॉम या फिर वाइफ या सिस्टर जो भी कोई रहेगा उनके लिए अगर मैं ओला कैब बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है. व्हेन आई बुक अ कैब ऑन ओला, आई हैव अ गूगल मैप फैसिलिटी हियर, जिससे अगर लेट नाइट में अगर कैब या राइड बुक कर रहा हूँ तो वो टाइम पे आई कैन ट्रैक देम ऑन माई मोबाइल. सो मुझे कंटिन्यूसली उनसे मोबाइल पे बात करने की ज़रूरत नहीं है. प्लस ड्राइवर्स का जो डिटेल है वो बुकिंग के साथ में मुझे उसका नाम, मोबाइल नंबर, जब वो ओला से अगर कनेक्ट हुआ है तो उसका जो आईडी है, वो सारे डिटेल्स जो है दैट इज प्रेजेंट विथ माई राइड, है ना. उसका इनवॉइस ये सब कुछ आएगा. सो इफ एनी बिहेव हैपन्स फ्रॉम ड्राइवर्स साइड, आई हैव ऑल द डिटेल्स. तो सर जीपीएस, हाँ जीपीएस भी है ना सर? हाँ, तो गूगल मैप मतलब जीपीएस पे ही चलेगा ना. करंट लोकेशन हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं ये जीपीएस वाला ही पॉइंट मैंने बोला. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फॉर मी दिस ओला इज बेटर फॉर दिस रीजन. क्यों? बिकॉज मैं अपने घर में कोई ना कोई जो है उसको मैं उनके सेफ्टी के लिए मैं ये ऐप यूज कर रहा हूँ. सेकेंड, इफ यू हैव अ बिजनेस, अब मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स है उनको मुझे पिकअप एंड ड्रॉप देना है, ठीक है, पिकअप एंड ड्रॉप एयरपोर्ट पे. तो अब फॉर दिस रीजन आई एम यूजिंग ओला. तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे एडवांस बुकिंग अवेलेबल है कि मेरा अगर कोई क्लाइंट है जो 28 को, दैट इज संडे को 10 o'clock उसका फ्लाइट लैंड होगा. सो मैं आज से वो एडवांस बुकिंग करके रख सकता हूँ ऑन ओला, जहाँ पे मैं पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन मेंशन कर दूंगा. सो अगेन दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर मी. सो अब देखो, स्टार्टिंग में अगर कोई अपने सिस्टर को, मॉम को, वाइफ को अगर ओला पे लेट नाइट राइड बुक करा रहा था, उसके रिक्वायरमेंट अलग हो गया. बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. एंड अगर मैं जॉब पे जा रहा हूं तो अब ट्रेन अभी अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन में, तो मेरे पास ओला का पुल फैसिलिटी है. तो अब इससे क्या हो रहा है ओला पुल फैसिलिटी में कि आप जब अगर ओला के कोई सर्विसेज अगर यूज करेंगे तो वी कैन शेयर दो सर्विसेज, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो कम हो जाएंगे. अगेन दिस इज द बेस्ट बेटर फैसिलिटी फॉर मी. या फिर समवन आर जस्ट यूजिंग ओला बिकॉज वहां पे रिक्शा बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है जो मुझे नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो रहा था, ठीक है. या फिर देयर माइट बी सम अदर रीजन. सो आपको देखना है कि आपके मेन जो क्लाइंट्स है वो कौन से सेक्टर्स है और उनके कॉमन कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उनके प्रॉब्लम समझो और टाइम टू टाइम आप उसके बेस के ऊपर अपने रिक्वायरमेंट्स आप चेंज करके दो. अब देखो, देयर आर सम प्लान्स विच आर गोइंग ऑन, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर वन पर्सन इज ट्रैवलिंग, ठीक है, ओनली वन पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सपोज बोरीवली टू बैंड्रा, अगर मैं पूरा कैब बुक कर रहा हूं मॉर्निंग टाइम में, दैट इज अ बिकॉज ट्रैफिक बहुत हाई है, मैं कोई भी रूट ले लूं इट विल टेक टाइम. अब आई एम रेडी टू पे, बट यहाँ पे मुझे जो टाइम में अगर बैंड्रा पहुंचना है उतने टाइम में नहीं पहुंच सकता. सो इफ दे स्टार्ट्स विद द बाइक सर्विस, जहाँ पे एक ड्राइवर होगा और एक पर्सन एट अ टाइम बाइक पे जा सकता है. सो अगेन ये क्या देखा, वी हैव अंडरस्टैंड सम प्रॉब्लम्स.
अब आप देखो कि ओला अगर कोई दूसरे कंट्री में वर्क कर रहा है, वहां पे ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा जितना अगर आपको मुंबई, दिल्ली या और कोई प्लेसेस पे मिलेगा। सो हम लोगों ने वो लोकेशन समझा, एथनोग्राफी समझा, और वहां पे लोगों के मेन प्रॉब्लम्स क्या है ये देखे, एंड उसके बेस के ऊपर वी हैव एडेड सम फैसिलिटी। अब यूएस में जहाँ पे ओला वर्क कर रहा है वहां पे कोई रिक्शा अवेलेबल नहीं है, बट दैट रिक्शा फैसिलिटी इज अवेलेबल इन मुंबई, और वो भी बैंड्रा के आगे आपको लेके जाएगा कि नहीं वो पता नहीं है हम लोगों को, बिकॉज उसके आगे तो टैक्सी सर्विस ही अवेलेबल है। सो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगे, तो आपको उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो समझने हैं, और वो प्रॉब्लम समझ के आपको अपने रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन करना है, एडवांसमेंट करना है। सो इनिशियल रिक्वायरमेंट, इनिशियल प्रॉब्लम आपने क्या समझा, बुकिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है। अब बुकिंग का प्रॉब्लम क्या था, ये ओला जो है, अब ये लोग ट्रस्ट क्यों करने लगे, बिकॉज बहुत बार आप देखो कि अगर मैं सपोज कोई न्यू स्टेट पे, कोई न्यू प्लेस पे हूँ, अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत बार बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि आपको वहां से कोई ड्राइवर ने पिक किया, जैसे मुंबई में भी होता है, अगर मुंबई में कोई नया अगर आ रहा है तो कोई अगर आप काली पीली टैक्सी जो हम लोग लेते हैं, और वो अगर आप अगर उसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करोगे, सो जो डिस्टेंस अगर 50 रुपीज़ में हो रहा है वो आपको घुमाएगा, पूरा मुंबई दर्शन कराएगा, और लास्ट में आपका 300-400 का बिल करके देन वो आपको अपने लोकेशन पे ड्रॉप करेगा, जो बहुत पास में था। अब ओला के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी है। दूसरी बात, अगर हम लोग कभी एयरपोर्ट पे या कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े, तो स्पेशली रेलवे स्टेशन, अब देखो उनका एक फिक्स प्राइजेस रहते हैं अलग अलग टाइम पे। अगर कोई आपको अगर फॉरेनर लग रहा है तो वो फिक्स प्राइस बताते हैं। अब फॉरेन से अगर कोई आया उसके लिए 500 रुपीज़ जो है वो बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से वो नॉर्मल उनके यहाँ पे जो रेंट है उतना ही है, लेकिन इंडिया के हिसाब से 500 रुपीज़ इज मोर मिनिमम अमाउंट। अगर मेरा 50 रुपीज़ हो रहा है तो आप देखो कि वो आपसे 5 to 10 टाइम ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो टाइम पे ओला इज़ बेटर। सो ये हम लोगों ने क्या देखा, इनिशियल प्रॉब्लम समझे जो इंडिया में हो रहे थे, और उसके बेस के ऊपर उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट किया, और जो भी बाहर से अगर कोई लोग आ रहे थे तो उनको ये सर्विस बहुत बेटर लगा। गेटिंग, आपने देखा रहेगा कि जो ओला एंड उबर के जो सर्विसेज है उसके अगेंस्ट टैक्सी ड्राइवर्स और रिक्शा वाले जो है उनका स्ट्राइक भी चल रहा था, उनका यूनियन ने इसके अगेंस्ट प्रॉब्लम भी खड़ा किया था। लेकिन वापस ये भी उनके यहाँ से ये भी मेन चीज़ है कि अगर हम लोग नॉर्मल रिक्शा में जाते हैं तो कभी कभी उनके पुराने मीटर्स जो होते थे वो टेम्पर्ड होते थे, तो मेरा अगर अमाउंट कहीं पे 100 हो रहा है वो आपको 150 बताएगा। अब ओला के अंदर दे प्रोवाइड्स यू दिस अश्योरेंस कि आपको जो भी अमाउंट्स बताया जाएगा वो प्रॉपर रहेगा, है ना। तो कुछ सर्टन पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे आपके लोकल ड्राइवर्स जो है वो आपको कोई फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो ये रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन हो गया। ये अब किसको पता रहेगा, जिसको ये उसी को पता रहेगा जो यहाँ पे रहता है या जिसने ये प्रॉब्लम्स कभी ना कभी फेस की है ना। दैट मीन्स एथनोग्राफी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन ये वे में होता है। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हम लोग अगर कोई रिक्वायरमेंट में अगर वॉलिटिलिटी या कुछ है तो वहां पे हम लोग क्या चेंजेस करेंगे वो आपको है। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, हॉस्पिटल विल ऑलवेज हैव अ डॉक्टर नर्स बट मे बी डिराइव फ्रॉम द डोमेन मॉडल। सर्टन कुछ फैसिलिटी जो है वो तो बाय डिफॉल्ट होगा, आपका वर्किंग डोमेन के बेस के ऊपर डिफाइन होगा। तो इफ आई एम डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटल, तो कोई भी हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर्स, नर्स एंड पेशेंट एंड एक मेडिकल स्टोर, इसके बिना तो नहीं बनेगा। सो बाय डिफॉल्ट ये वाले तो हम लोग के होंगे। उसके बाद में आप बाकी के जो फंक्शंस जो प्रोवाइड करेंगे वो सब आपका हॉस्पिटल कौन से टाइप का है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा, उसके हिसाब से चेंज होगा, बट बाय डिफॉल्ट ये रहेंगे। अब वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट कौन से रहेंगे, ये आपके एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट हो गए जो एक कॉमन है, जो आप कोई भी हॉस्पिटल मॉडल में से डिराइव कर सकते हैं। वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट कौन से रहेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी दे रहे हैं, वो कोई ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है तो वहाँ पे हम लोग वो कोई फैसिलिटी या बेनिफिट्स दे रहे हैं। एजेड पर्सनस के लिए कोई बेनिफिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स चालू किए उसके कोई बेनिफिट्स हम लोग अपने जो पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। सो ऐसे अलग अलग आपके सर्विसेज हो सकते हैं एट वन प्लेस। सर व्हाट इज मीन बाय एंड्यूरिंग, मींस लाइक एंड्यूरिंग मतलब हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं, वी हैव सम स्टेबल रिक्वायरमेंट।
एंड्यूरिंग मतलब बाय डिफॉल्ट यू कैन एंड्योर इट फ्रॉम सम अदर मॉडल एज वेल, बाय डिफॉल्ट ये रिक्वायरमेंट विल बी स्टेज देयर। अगर मैं स्विगी और जोमेटो दो अगर फूड डिलीवरी ऐप की अगर बात करूंगा, सो वी हैव सम स्टेबल और एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स जो मुझे अलग से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। that going to be a default requirement for those type of a software। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि we have online food delivery app, सो अब उन जोमेटो और स्विगी क्या यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट, वो बाद में आएगा। बट बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, होटल कनेक्शंस आएंगे, मेरा जीपीएस लोकेशन कंसिडर करके 2 to 3 किलोमीटर में जो भी फूड मेरे लोकेशन पे डिलीवर करेगा वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। उनके फूड में चेक कर सकता हूँ, मेन्यू चेक कर सकता हूँ, वो फूड को मैं कार्ट में ऐड कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, होटल ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, वो नोटिफिकेशन आएगा, और कितने टाइम में ड्राइवर या जो डिलीवरी पर्सन है वो मेरे तक कितने टाइम में पहुंचेगा ये बताएगा। अब आपको अलग से डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, आपको मेंबरशिप मिल रहा है, ये हर एक अपना वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट है। अब देखो जोमेटो जो है इट प्रोवाइड्स यू अ प्रो फैसिलिटी, जहाँ पे इफ यू आर गोइंग आउट एट सम रेस्टोरेंट, सो वहाँ पे आपके जो डाइनिंग बिल्स है उसके ऊपर आपको कोई डिस्काउंट्स मिलेंगे। नाउ सेम फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय स्विगी, सो दोज आर द वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट। गेटिंग? Okay, we'll just have a look at it. So यहाँ पे इनके enduring requirement क्या है, I can search for some restaurant, बराबर है, मेरा लोकेशन यहाँ से अगर वो चेक करेगा एंड बेस्ड ऑन दिस वो मुझे डायरेक्टली कोई फूड अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो मुझे डिलीवर करके देगा, उसके प्राइजेस बताएगा, कितने टाइम में पहुँचेगा, और ये सब पॉइंट्स रहेंगे। डिस्काउंट्स जो है ये वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स है, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट मतलब हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स आते हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स, अभी अगर मैं मॉर्निंग में 7 o'clock अगर ऑर्डर कर रहा हूँ तो ब्रेकफास्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैं लेट नाइट अगर ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो टाइम पे कौन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये आएगा। अब देखो ये आपका जोमेटो का लेआउट, सॉरी स्विगी का लेआउट है, जिसमें बेसिक आपको डायरेक्टली फूड डिलीवरी के बारे में बता रहा है। इफ आई गो टू जोमेटो, अब यहाँ पे देखो दे हैव प्रोवाइडेड समथिंग द सेम फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, जोमेटो आपके 4 ऑप्शंस है, आप फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, इफ आई एम एट सम न्यू प्लेसेस, सो वहाँ पे नाइट लाइफ क्लब्स अगर मुझे चाहिए वो होगा, एंड प्लस मैं इसका प्रो सर्विस के लिए सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो 4 ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड हियर, है ना। और उसके बेस के ऊपर देन अभी सपोज अगर मुझे डेट पे जाना है उसके लिए, फ्रेंड्स के साथ जाना है उसके लिए, फैमिली के साथ जाना है उसके लिए, स्पेशल कोई एक प्लान्स बनाने हैं उसके लिए। सो देखो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसके आजू बाजू में कौन से बेस्ट प्लेसेस है या कौन से ओके टाइप के प्लेसेस है, दैट आई कैन सर्च हियर। अब ये जो यहाँ पे ये देखो ये एरिया वाइज जो आपको सर्टन प्लेसेस दिए हुए हैं ऑन जोमेटो, दोज टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय स्विगी, they are only providing you food menu itself, nothing more than that। ठीक है, अब उसके ऊपर ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्विक व्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो उसका मेन्यू मुझे अलग से बता रहा है। ये सब आपके वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट है जो बाद में उन्होंने अपने वे में ऐड किए, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग है। तो सपोज अभी मैं अगर यहाँ पे कोई एक डिश पे क्लिक कर रहा हूँ, सपोज ऑन दिस वन, अब देखो यहाँ पे क्विक व्यू दिया हुआ है, डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। सो ये जो है इनके वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट है, ये वीक में ये कुछ डिस्काउंट्स होंगे, नेक्स्ट वीक इट माइट नॉट बी देयर। सो सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला एक ऑर्डर सिलेक्ट किया, सेम वे आई गो हियर ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग। अब यहाँ पे मैंने सपोज यहां से कोई एक ऑर्डर सिलेक्ट किया, ओके, इफ आई सिलेक्ट दिस वन, सो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे जब मैं ऑर्डर सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो मुझे सब टोटल बता रहा है नीचे, है ना, एंड कंटिन्यू पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो बताएगा, एंड योर ऑर्डर पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो डिटेल बताएगा कि मेरे कार्ट में अभी कितने प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है। जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सो देखो अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर अगर सिलेक्ट किए, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, मेरे कार्ट में इट्स आइटम इज ऑलरेडी देयर, ये मुझे नोटिफाई कर रहा है, मतलब आपको और एक क्वांटिटी अगर ऐड करना है वो बताएगा। नेक्स्ट थिंग, सपोज अगर मैं यहाँ से और कुछ ऐड कर रहा हूँ, देन और कोई प्रोडक्ट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सो यहाँ पे वो मुझे क्या बता रहा है, स्टार्ट विद द फ्रेश वन, ऐड दिस आइटम टू आवर कार्ट, यहाँ पे वो आपको बता रहा है
कौन से प्रोडक्ट्स है जो ऐड हुए, टोटल कितना हुआ, चेकआउट पे मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। सो ये देखो ये उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। मेरे पास वेज ओनली का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से वापस मेरा जो मेन्यू है वो क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे भी आपको सर्टन ऑप्शंस मिलेंगे। आपका कार्ड जो है वो यहाँ पे अलग वे में दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेन्यू मिल रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे आपको फोटोज मिल रहा है, बराबर है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको मेन्यू डायरेक्टली उसने ये वे में दिया है। सो ये उसके डायनेमिक रिक्वायरमेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज मुझे बाहर जाना है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँगा, आई कैन क्लिक ऑन दिस, गो आउट फॉर मी। अब ये सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, सो ये उनके वेरिएबल रिक्वायरमेंट्स हो गए जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। एंड्यूरिंग वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट, सो म्यूटेबल इमरजेंट रिक्वायरमेंट। म्यूटेबल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, एज यू कैन सी हियर, रिक्वायरमेंट दैट चेंज बिकॉज द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल सिस्टम है, तो उनके पेशेंट्स जो है, सपोज वो पहले हार्ट ट्रीटमेंट्स नहीं कर रहे थे, अभी वो स्टार्ट किया, या सपोज वो बोन्स ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, नी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे थे, अभी उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। एमरजेंट में क्या होगा, कस्टमर्स को हम लोग समझेंगे और उनके हिसाब से हम लोग अपने सिस्टम्स में नए नए चीज़ें लाते जाएंगे, नए नए चेंजेस लाते जाएंगे। अब हर कोई जो स्विगी या जोमेटो यूज़ करता है, हर कोई टेक्निकल नहीं रहता है, तो अभी अगर मैं उनको यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ देने के बाद में अगर मैं वापस उनको कार्ट अगर अलग से दूंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाजू में यहाँ पे कार्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, सो दैट एज सुन एज दे प्लेस देयर ऑर्डर, उनको यहाँ पे सब टोटल पता रहेगा। उनको अगर ये सेम ऑर्डर्स अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे डबल हो गया वो सेम ऑर्डर, सो वो यहाँ पे हो सकता है। तो सेम थिंग इज प्रोवाइडेड इन अ सिंपल मैनर। सो ये इमरजेंट कॉन्सिक्वेंशियल क्या हो गया यहाँ पे, रिक्वायरमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल वर्जन। सो अब देखो कि ये सेम जो चीज़ें है मैं मोबाइल पे प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ पे मेरे कोई न्यू वे ऑफ वर्किंग आ जाएगा, न्यू सिस्टम आ गया, है ना। या फिर सपोज इफ आई से कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो है वो सपोज हम लोग स्मार्ट टीवी के ऊपर भी ये सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो अगेन उनके रिक्वायरमेंट चेंज हो गए। या फिर यू आर गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन एट मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस, तो रिक्वायरमेंट प्लानिंग सेम वे में होगा। आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट, चेंज मैनेजमेंट आएगा, ट्रेस करो पॉलिसीज की क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेस के ऊपर आपके रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज होंगे। आप कोई नए रिक्वायरमेंट्स जब ऐड कर रहे हो तो आपको कितना लेवल पे उस पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आप जितने नए फंक्शंस, रिमेंबर $1 इन्वेस्टेड ऑन द डेवलपमेंट इक्वल टू वी सपोज टू इन्वेस्ट $100 फॉर द मेंटेनिंग द सेम थिंग। सो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपरली देखना है कि कितना इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास, उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, और ये रिक्वायरमेंट एज अ फंक्शन जब हम लोग कोड करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसको मेंटेनेंस का भी आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। $1 ऑन डेवलपमेंट इक्वल टू $100, $10 to $100 ऑन मेंटेनिंग द सेम थिंग। सो अभी आप देखो कि मेंटेनेंस में आपके जितने एफर्ट्स बनेंगे उतने एफर्ट्स बढ़ेंगे जितना आप अननेसेसरी फंक्शंस ऐड करेंगे। देन केस टूल सपोर्ट्स रहेंगे, जो यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए, आप जैसे डायग्राम बनाते हैं ना, डिजाइन्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल वी आर टॉकिंग हियर। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, कौन से सोर्स कहाँ से हम लोगों ने लाया है, जैसे यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट आईडी बोले है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ओके रिक्वायरमेंट आईडी ये वाले है, उसके ये रिक्वायरमेंट थे, वो हम लोगों ने डिजाइन किए, ये रिक्वायरमेंट गैदर किए, ये रिक्वायरमेंट लेके आए, हम लोग यहाँ से मिले थे, ये रिक्वायरमेंट यहाँ से मिले थे, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल है, आप सिर्फ यही देखेंगे। केस टूल सपोर्ट में क्या आएगा, रिक्वायरमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट ट्रेसेबिलिटी हम लोग करेंगे। सो ये आपका बेसिक से पॉइंट्स आ गए। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट में आपके क्या रहेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज करेंगे, कोई चेंजेस की ज़रूरत है वो मेंशन करेंगे, उसके बेस के ऊपर वापस फाइनली जो फिल्टर्ड आउट रिक्वायरमेंट है उसका कॉस्ट कितना होगा उसको एनालाइज करो, फिजिबिलिटी स्टडी करो, एंड वो जो चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट कर दो, कोड करो, एंड उसके बाद में रिवाइज करो अपने रिक्वायरमेंट को कि अभी आपने जो डेवलपमेंट किया उसके बाद में कोई न्यू फ्रेश रिक्वायरमेंट की वापस ज़रूरत है क्या। दैट्स इट। सो दोज आर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला टॉपिक। इसके बाद में हम लोगों का अभी न्यू टॉपिक और यू कैन से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सिस्टम मॉडल्स। ओके, एनी डाउट्स अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें? एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ गाइस? एनीवन, एनी डाउट्स?
जल्दी Sir, RE processes are processes. क्या क्या? Sir, RE process. आरी आरी प्रोसेस मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगा ना? कहाँ पे बोल रहे हो? सर वही जो पेज था ना वही. इसी पे? No sir. Scroll down sir. हाँ. Sir scroll. हम्म. यहाँ पे? सर लास्ट जो चैप्टर खत्म हुआ था ना वहाँ पे वही वाला पेज. हाँ. हाँ ये वाला सर, ये फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव का. प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन यही दिया है ना? बाद में चेंज एनालिसिस कॉस्टिंग. सो अब यहाँ पे हम लोगों ने लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को एक रिक्वायरमेंट आया जिसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि अभी हम लोगों की ये प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसके बेस के ऊपर आपको एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस अपग्रेड करना पड़ेगा वो एनालाइज किया और आपके बजट के हिसाब से वो बजट मैच करेंगे हम लोग और उसके बेस के ऊपर वो चेंजेस हम लोग डेवलपर्स को दे देंगे. वो सेम उसके डिज़ाइन डेवलपमेंट करके वो फंक्शंस ऐड करके हम लोग को देंगे और उसके बाद विल अगेन रिवाइज द रिक्वायरमेंट कि अभी जो आपने लेटेस्ट चेंजेस बोले थे वो सब तो हम लोगों ने डाल दिए. एनी न्यू चेंजेस विच इज़ रिक्वायर्ड या मेंटेनेंस या कोई मॉडिफाई करना है, किसी का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, वो देखेंगे हम लोग. दैट्स इट. इसके बाद ये जो आरी प्रोसेस जो है वो तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम मॉडल वाला. इसमें कुछ ओके क्या सर. डायग्राम में नहीं ना? इसमें डायग्राम में डाउट नहीं है ना? अभी वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक. ये अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या डाउट था वो हो गया सॉल्व. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है. यहाँ पे कहीं पे आरी नहीं लिखा है, आरी यहाँ पे लिखा है. यस सर डन. ये ओके. एनी अदर डाउट्स गाइस? सबको समझा ना अभी तक जो भी डिस्कस किया वो? फ्रॉम हियर वी हैव सिस्टम मॉडल्स. एक नया पूरा टॉपिक है एंड वी लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम. सो अभी अगर मैं स्टार्ट भी करूँगा तो वापस नेक्स्ट टाइम मुझे अगेन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो आज मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एल्स विल एंड दिस लेक्चर.